बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। दौरा बेलारूस में तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त भी मुतवक्किल है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अवामी राब्ते के लिए मुल्कीर जलसे जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया है, जिसका आगाज़ पंजाब से होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, टैरिफ मुअत्तली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का जो है रुझान मुस्बत रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक हिजान बपा था और पाकिस्तान में भी जो माशी अदम इस्तेकाम है वो अपनी जगह आगे चलेगा। तमाम तर ज़ाहिर है कि कोशिश जो है अकाबरीन हमारे कर रहे हैं, लेकिन ये कि ग्राउंड पे ऊपर हालात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। महंगाई के हवाले से भी, सरमायाकारी के हवाले से कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन ये कि जो मैंने आपसे कहा ना कि एक आलमी सतह पे टर्मोइल हो, तो ये हो नहीं सकता कि आप एक आइसोलेशन में एक बात करें। उस सारे मामलात को देख के फिर हमें आगे बात करनी है। और मैं हमेशा ये बात पिछले कई सालों से दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो ख़ित्ते और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होना है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो उसने आगे किस तरह से बढ़ना है इन हालात में, वो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अगर हमारे हों तो वो तय करेंगे और यकीनन होंगे। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम नहीं कर सकते। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मेरी मुराद ये है कि ये 1945 के बाद का जो एक ब्रेटन वुड माहदे के नतीजे में, तो फिर यही बना ना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें, कागजात दिखाएं, किस तरह बात करनी है, क्या करना है, और एक चूना लगा के लोगों को निकल जाएं। तो वो अब आज की दुनिया में तो नहीं, आज की दुनिया में तो बड़े सख्त फैसले करने हैं सारे मुल्कों को, पाकिस्तान समेत। और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग भी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी, दूररस उसके क्या असरात होते हैं, कैसे आगे सारी दुनिया इस वक्त ये प्लान कर रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रही है। और उसमें इंटरनल टर्मोइल का ख़त्म होना, ये सियासी अदम इस्तेकाम का ख़त्म होना, ये जो भी अंदर मामला सारे उससे नथी हैं। और हम खुद करेंगे ठीक, वरना ये कि दुनिया के हालात हमें मजबूर करेंगे कि हम ये ऐसा करें, क्योंकि इस तरह हम चल नहीं सकता ना। बहुत अरसे तक जो है ये पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है इस वक्त। बात कोई उससे नहीं कर रहा, कोई उससे नहीं कर रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब आपस में बैठ के मामलात को सारे तय करके निकले। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। अच्छा, मतलब है कि अब वो एशियन आउटलुक की रिपोर्ट आ गई, पाकिस्तान अगले 2 सालों में तरक्की करेगा और दुनिया की मईशत कहीं जा रही है। अब मतलब इस तरह की बातें जो है ना, मतलब हमें थोड़ा सा ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के पूरी कोशिश जो कि हम कर रहे हैं इस वक्त, और मतलब है कि इस सतह पे कि सरमायाकारी है बाहर से या कोई, लेकिन ये कि जो गलत और अकाउंटेबिलिटी के बगैर कभी भी किसी मुल्क की मईशत ठीक नहीं होती। और ये जो अभी पिछले 4-5 रोज़ लिबरेशन डे 2 अप्रैल से जो शुरू हुआ था, तो एक हफ्ता जो है वो तो दुनिया को हिला के चला गया। और जो कल जब ये ऐलान हुआ 1 बजे दोपहर के, जो उनका ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, तो उससे कुछ 4 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने जो सोशल ट्रुथ है उसके ऊपर उन्होंने एक मैसेज डाला, जो थोड़ा हम देख सकें कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाय DJT। अच्छा, DJT वो खुद है ना, डोनाल्ड जे ट्रंप खुद हैं। खुद ये जो सोशल ट्रुथ है ये उन्हीं की कंपनी है। तो सोशल ट्रुथ मीडिया है ये डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिया उनकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो उनकी कंपनी है वो ही इसको ऑन करती है। तो ये कभी कभी ये मतलब इसका स्टार्ट भी जो है वो DJT से होता है, इसका क्लोजर भी DJT जो है वो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की कंपनी है। तो उनकी जो कंपनी है तो उसके ऊपर उन्होंने ये सोशल ट्रुथ, उसके ऊपर उन्होंने मैसेज ये किया कि दिस इज ग्रेट टाइम टू बाय। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने, क्योंकि शेयर गिर गए हुए थे सारे, कंपनी में बदहाल हुई थी, तो जिसने शेयर खरीदने खरीद ले। और उसके 4 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी ये मैं तो ऐसा है कि ये जो उनका बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज आया, बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये चाइना ने जो है वो ये जो फोर्थ हम दिखाएं अगर कि, अच्छा वजह के बाद बयान कर रहे हैं कि चाइना ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दिखाई।
मतलब चाइना ने हमसे चूंकि इज्जत से बात नहीं की, तो चाइना को जो है वो टैरिफ हम 125% लगाएंगे, और उसके बाद चाइना विल रियलाइज द डेज ऑफ रिपिंग ऑफ द यूएसए अदर कंट्री, ये फलाना फलाना। लेकिन 75 ममालिक जो हैं उनके नुमाइंदे जो हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये फलाना फलाना फलाना। और आई हैव ऑथोराइज, लास्ट में जो लिखा है 90 डे पॉज एंड सब्सटेंशियली लोअर्ड रेसिप्रोकल टैरिफ ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 10%, जो कि उनकी बेस लाइन है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन दिस मैटर। अब ये जैसे ही उन्होंने किया तो सबसे पहले तो ये ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का सोशल जो ट्रुथ के सबसे पहले तो ये ऊपर गया ना स्टॉक। और ये अगर हम फर्स्ट स्लाइड देखें तो ये जनाब तेजी के साथ, ये ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, इन्हीं का है सोशल ट्रुथ, ये जो प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये ऊपर गया, क्योंकि इसी को लोग देख रहे थे, इसी को यूज कर रहे थे, इसी पे मैसेज दे रहे थे, इसी पे सारा कुछ दे रहे थे। तो वो ट्रम्प जो है वो एक्स पे कम है, और अपना उनका जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा सोशल ट्रुथ के नाम से वो साथ साथ है। हालांकि इलॉन मस्क के पास एक्स है, लेकिन वो इसको ज़्यादा। और आपको देखें ट्रम्प जो है वो उन्होंने अब इसमें किसने पैसा कमाया, ये भी कहानी है कि मैंने सस्ता स्टॉक, सारे गिरे हुए स्टॉक खरीद लिए और फिर अचानक स्टॉक ऊपर चला गया। तो इसमें तो बिलियंस या ट्रिलियंस किसी ने बना लिए होंगे, या किसी ने या बहुत से लोगों ने बनाए होंगे, वो कौन से लोग हैं उस पर तहकीकात शुरू हो गई। लेकिन हैविंग सेड इट, मैं आपको ये बताऊं कि वो फिर आज सुबह मार्केट शुरू हुई, कल वहाँ पे जब ये 1 बजे ऐलान हुआ तो 7 ही दोपहर को हुआ, तो शाम तक मार्केट्स उनकी ऊपर चली गई दोबारा, और बेजा शुरू हो गई। अच्छा जी, मार्केट चली गई हैं ऊपर, ये चाइना पे लगा दी है। उसके बाद दिन शुरू हुआ तो जनाब फिर स्टॉक मार्केट ये एशिया की, यूरोप की, सारी बढ़ते बढ़ते अब अमेरिका में दिन स्टार्ट हुआ है, और दिन स्टार्ट होते ही वहाँ पे स्टॉक मार्केट फिर गिर गई है। स्टॉक मार्केट उनकी जो है वो फिर गिर गई है। अब मुझे नहीं पता कि ये बाकी दिन जो है उसमें ये स्टॉक मार्केट कहाँ पे जाएगी, क्या करेंगे, लेकिन ये कि जो स्टार्ट हुआ है स्टॉक मार्केट का वो जो है वो गिरावट से ही हुआ है। अगर हम 11 दिखाएं तो नीचे, इसमें सारे ही नीचे जा रहे हैं इसमें, और इसमें जो है ये नेस्डैक और बाकी सारे जो उनके स्टॉक हैं वो नीचे की तरफ जाते हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं 10th स्लाइड हम यहाँ पे देखें तो उसमें भी हमें ये नज़र आ रहा है कि नहीं, ये तो पुरानी 10th अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, नहीं सॉरी 10th भी नहीं, दूसरी कोई स्लाइड जो भी हमने बात की थी। एनीवे उनके स्टॉक जो है वो नीचे गिर गए हैं। बहरहाल उनके स्टॉक जो है, उसका स्टार्ट हुआ है दिन का, तो वो स्टॉक मार्केट उनकी सारे स्टॉक नीचे गिर गए दोबारा। और ये अभी ये लेटेस्ट है जो 10 अप्रैल का है। नेस्डैक भी नीचे गया है उनका, ये पहले ऊपर पीक पे चले गए थे, फिर उसके बाद नीचे गिरे हैं दोबारा। तो ये नीचे DJI नीचे जा रहा है, S&P 500 नीचे जा रहा है, ये ऊपर उठा हुआ था, ये नीचे की तरफ दोबारा जो है ये ऊपर नीचे उनका स्टॉक हो रहा है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ही ब्लिंक फर्स्ट, वो पीछे हटने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके आसपास मौजूद सारे लोग जो हैं, और रिपब्लिकन्स भी और बाकी लोग भी, वो सारे के सारे इस पे थे कि आपने तो हमें बहुत कुछ देना था, लेकिन हम तो रुल गए। आपको जो पैसा हमने अपनी कैंपेन में दिया है, तो वो जितने लोग जब से ट्रम्प आए हैं वो सारे लोगों के अरबों डॉलर जो है वो डूब गए हैं। ये मैं सिर्फ आपको 9 स्लाइड दिखाऊँ ना, ये टेक डोनर्स की नेट वर्थ क्या थी, और ये 290 मिलियन इन्होंने दिए थे इलॉन मस्क ने और बाकी लीडर्स ने। और अब ये 2 जनवरी के बाद से आप इनकी पोजीशन देखें तो टेस्ला जो है वो 376 बिलियन का नुकसान हुआ है उसको। मेटा जो है वो, ये उनकी ज़ाती दौलत है मार्क ज़करबर्ग की, ये उनकी 35 बिलियन का लॉस हुआ है। जेफ बेजोस जो हैं उनको, अमेज़ॉन वाले, उनको जो है वो 316 बिलियन का लॉस हुआ है। एप्पल को 645 का नुकसान हुआ है। और गूगल को आप देखें सुंदर पचा, ये उनकी ज़ाती दौलत जो है उसमें ये कमी वाक़ई हुई है। तो ये इनकी सूरत हाल ये बनी है कि ये वहाँ पे वो ये डोनर्स भी प्रॉब्लम में है। दूसरी बात यह कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो शायद शी जिनपिंग को समझ नहीं सके अभी तक। ये 2 मईशतें टकरा गई आपस में, वो शी जिनपिंग को समझ नहीं सके, वो चाइना को भी समझ नहीं सके। उनको थोड़ा सा वो, हालांकि 1987 से वो ये लिख रहे हैं बात जो मैं कहता हूँ, वो आधे पेज का जो इश्तिहार छापते थे
कि जी ये जापान हमें लूट के ले गया और सारी ब्रांड जापान ने बनाई, हालांकि वो जापान है जो दूसरी जंग अजीम में हमने हरा दिया था, उसको सरेंडर कर दिया था उसने, वो लगाया वगैरह, वो आते थे उसमें जापान ज़ाहिर है जापानीज़ ब्रांड्स पूरी दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त थी और अभी भी हैं। लेकिन यह है कि वो खुश नहीं थे। एशियन टाइगर्स का लफ्ज़ आया था, सिंगापुर, ये कोरिया, जापान, ये सारी मईशतें बड़ी ऊपर जा रही थी, तो वो इससे खुश नहीं होते थे। उस ज़माने में उन्होंने बात की थी कि ये मुल्क जो है ये हमें लूट के लेके जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ वो चाइना को बिल्कुल समझ नहीं पाए और शी जिनपिंग को भी शायद समझ नहीं पाए। वो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि शी जिनपिंग इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करेंगे तेज़ी के साथ, ठीक है ना। वो जो है वो शी जिनपिंग जो है वो मतलब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। चाइना में इलेक्शन के नारे नहीं होते, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जाती। चाइना के सिस्टम में कोई इलेक्शन की कंपेन नहीं होती, केओस नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना, वो बहुत दूर का वो प्लान करके उसके बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट और मेरिटोक्रेसी, वो जो किशोर मोबानी के जो हैं वो स्कॉलर सिंगापुर के उनकी लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं कि मेरिट के ऊपर, मतलब वो मेरिट के ऊपर वहाँ से लोग ऊपर जाते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स फिर उनके ऊपर पहुँचते हैं और वो फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में जाते हैं। दूसरी जो बात है वो ये, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सारी की सारी शायद उन्होंने ये 16वीं स्लाइड अगर हम देखें ना, तो ये शायद उनको कोई दिखाना भूल गया, ये काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन, चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी चाइना जो ये 16 स्लाइड, अभी इसको गौर से देखें जरा, चाइना जो अपना सारा सामान पूरी दुनिया को दे रहा है चाइना। अब वो जो सामान है उसमें से सिर्फ 15% वो अमेरिका को दे रहा है, 85% बाकी दुनिया को बेच रहा है चाइना। तो अब आप चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दें, 125% लगाएं आप जितने में, चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं 2000, इसको आप देखें तो वो अमेरिका से ज्यादा जो है बाकी दुनिया को जा रही हैं। अच्छा, उसी स्लाइड को दोबारा देखें। अब जो अमेरिका से चीजें आ रही हैं चाइना, तो वो तो आ रही हैं सिर्फ मतलब इंपोर्ट बाकी दुनिया से 57% कर रहे हैं, और इंपोर्ट चाइना के अंदर ही जो जाहिर है कि उनका अपना सारा सिलसिला है वो, और अमेरिका से वो पता नहीं क्या मंगवा रहे हैं, खुदा जाने, यूएस इंपोर्ट। तो वो जो है वो सारा का सारा तो वो अच्छा सॉरी, अमेरिका जो है वो 57% बाहर से मंगवा रहा है और चाइना से 14% मंगवा रहा है, और बाकी जो है वो दूसरी जगहों से मंगवा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइना की एक्सपोर्ट जो है वो 85% पूरी दुनिया में है। चाइना की मार्केट जो है वो अमेरिका उसका मोहताज नहीं है, एक तो बात है। दूसरी बात ये है कि चाइना में इलेक्शन के नारे नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, आसपास वो टेक गुरुज बैठे हैं, डोनेशंस हो रही हैं, फलां हो रहा है, दिमाग नहीं। शी जिनपिंग जो है चाइनीज प्रीमियर, उनको किसी हद तक जो है ना वो उनको प्यूटिन में और उनमें एक चीज़ कॉमन है। ये दोनों जब आए तो आने के बाद इनको सामना करना पड़ा अपने मुल्क में करप्शन का, बहुत करप्शन का। क्योंकि एक तो ये जब ये जाहिर है कि 2001 के बाद ये हालात जो थे और प्रेसिडेंट प्यूटिन के, तो प्रेसिडेंट प्यूटिन को जो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि बहुत सारे जार्स वहाँ बैठ के ओलिगार्क्स, वो जो थे वो 7 के करीब जो थे ओलिगार्क्स, वो बताते थे कि अच्छा जी हमने इतना पैसा दिया है, हमने ये किया, तो वजीर भी हमारी मर्जी के लगेंगे, ये सब लोग। उन्होंने एक एक करके सबको फारिग किया और आखिर में जो आखिरी जो सबसे बड़ा था उसको उठा के जेल में डाल दिया कई सालों के लिए, ठीक है, और वो उन्होंने वहाँ से ख़त्म किया। रशिया, प्यूटिन ने एक जनरेशन में पूरा का पूरा जो है वो रशिया को चेंज कर दिया। दूसरे जब प्रीमियर शी जिनपिंग आए 2013 में, तो इनको भी सबसे ज़्यादा सामना ये था क्योंकि 2001 में ये WTO का मेंबर बना था चाइना, तो इनको भी सामना था कि जी किक बैक्स हैं, कम पैसे ले रही हैं कंपनियां और कोई चाइनीज लोग निकल रहे हैं आगे। तो शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने आने के बाद सबसे पहले जो काम किया उन्होंने ये किया कि वो उन्होंने करप्शन को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ये करप्ट लोग जो हैं, ये उस ज़माने का, अगर हम ये 35 ब्लूमबर्ग देखें तो प्रेसिडेंट शीज
एंटी करप्शन, ये जो 35 दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2013-14 का, शायद ये 35 ब्लूमबर्ग 14 का। प्रेसिडेंट शीज एंटी करप्शन कैंपेन बिगेस्ट सिंस माओ के बाद जो है वो, यानी करप्शन को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे और अगर आप उसको लीगल स्टेटस दे देंगे किसी मुल्क में कि जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतने बड़े ओहदे पे बैठ जाए जाके, तो ये तो फिर इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। तो फिर उसके बाद जो है वो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का, आप समझ लें, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का पहला जो काम था कि वो उन्होंने करप्शन पे हाथ डाला, और करप्शन पे हाथ डालने के बाद जो है, और उस जमाने का न्यूयॉर्क टाइम्स भी देखें आप, 34th एलिट इन चाइना फेस ऑस्टेरिटी अंडर शीज रूल, आते ही उन्होंने पकड़ पकड़ के लोगों को जेलें दूसरी बनाई, सख्त से सख्त सजाएं दी करप्ट लोगों को, और उन्होंने कहा कि जो भी काम यहाँ पे होगा मेरिट से होगा, सिफारिश कोई नहीं चलेगी, मेरिट पे काम। लोगों ने इल्ज़ाम आगे पीछे बहुत उन्होंने भी किया। दूसरे पे चाइना में इलेक्शन नहीं है और ना इलेक्शन के नारे हैं और ना कोई वहाँ पे मुक्के लहला के तकरीरें होती हैं वहाँ पे। वो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, अपने मुताबिक वो प्लान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तो एक ना सोशल मीडिया पे डाल दिया, आपने शी जिनपिंग को देखा कभी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो? नहीं। अच्छा, दूसरी जो बात है कि वो चाइना जो है वो एक बहुत पुरानी तहजीब है, बहुत पुरानी, दुनिया की कदीम तरीन जो तहजीबें हैं उनमें से एक चाइना है, और उनके पीछे उनकी हिस्ट्री है, उनके पीछे उनकी हिस्ट्री है। वो अपनी हिस्ट्री से सीखते हैं। वो ये जो है ना चैट जीपीटी से अपना जो है ना वो ये डीप सीक से अपनी स्ट्रेटेजी नहीं तैयार करते। तीसरी जो बात है कि आप उनकी यूनिटी देखें, चाहे 14 मुल्कों के साथ है उनका बॉर्डर, चाइना का, मेनलैंड चाइना का 14 मुल्कों के साथ उनका बॉर्डर है, लेकिन और 5 टाइम जोन हैं। अगर देखा जाए तो 5 टाइम जोन आते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ये कराची में ये वक्त है तो लाहौर का ये टाइम, इस्लामाबाद का ये टाइम है, ईस्टर्न टाइम अमेरिका का ये है, तो वेस्ट कोस्ट पे ये टाइम है, तो इंडिया में भी आप जाएं तो दिल्ली में ये टाइम है, तो पूरे चाइना में 5 टाइम जोन है। एक उनका टाइम काउंट होता है बीजिंग का, जो बीजिंग का टाइम है वही पूरे चाइना का टाइम है, एक टाइम जोन है। अच्छा, अब बात सारी यह है कि एक मुनज़्ज़म कौम है, तरीके से सबसे बड़ी दुनिया की फौज उनके पास है, सबसे ज़्यादा दिफाई बजट उनका है तकरीबन, और 2030 तक वो जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत भी बन जाएंगे। ये 2030 में वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनेंगे। ये जो है इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी अर्सा पहले ये बात कही थी 16th, और उसके बाद जो है वॉइस ऑफ अमेरिका भी कह चुका है कि चाइना जो है 2030 का, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका ने काफ़ी साल पहले कह दिया था, 17वां 16वीं और 17वीं अगर स्लाइड दिखा सकें तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने कई साल पहले प्रेडिक्ट किया था, इकोनॉमिस्ट ने भी कर दिया था कि 2023 में कि भाई ये जो है ये ओवरटेक कर लेंगे, और 2030 में, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने 17 ये उससे पहले काफ़ी ये उनकी नेशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि ये जो है ये कई पिछले, आप समझें कि एक दिहाई से जो कैलकुलेशन है अमेरिकन इंटेलिजेंस की, उनके इदारों की, कि 2023 तक, और अगर आप गार्डियन देखें तो ये 2030 तक जो है वो टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा, और वो कहते हैं कि ये नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल वाले कहते हैं कि सारा जो है ये आ जाएगा। बल्कि बीबीसी ने जब कोविड आया तो बीबीसी ने तो यहाँ तक कह दिया ये 10th कोविड के दौरान कि चाइनीज इकोनॉमी जो है यूएस को ओवरटेक कर लेगी 2028 में कोविड की वजह से। ये बीबीसी है 2020 में, उन्होंने कहा ये तो और तेज हो गए हैं भाई, ये तो कोविड की वजह से। अच्छा, तो अब ये एक चाइना की एक अपनी पोजीशन, तो चाइना जो है वो चूंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका से, अमेरिका डिपेंडेंट चाहे तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा, ये स्टॉक आज गिरी है, लेकिन उससे हटके जो ट्रस्ट का एक प्रॉब्लम पूरी दुनिया में कायम हुआ है कि भाई हम जो है वो डॉलर्स में रखते हैं पैसा, और अमेरिका जो है वो क्या धमकियां लगाता है कि धमकियां, चाइना जो है वो तो धमकियां नहीं लगा रहा ना। चाइना की जो प्रेजेंस है वो पीसफुल प्रेजेंस है, चाइना की एक्सपेंशन पीसफुल एक्सपेंशन है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो कोई मिलिट्री के अड्डे और मुल्कों में जगह जगह जाके और अपने बहरी बेड़े और इतनी फौजें नेटो की और ये फलाना डिमांड, ये तो काम नहीं कर रहा चाइना। चाइना तो बेल्ट एंड रोड,
स्टेबिलिटी की तरफ है। केओस से चाइना दूर रखता है अपने आप को। केओटिक सिनेरियो जहाँ पे हो तो वहाँ पे चाइना जो है वो मतलब वो केओस को पसंद नहीं करता चाइना। तबीयतन मिजाजन जो चीन के लोग हैं वो पसंद नहीं करते केओस को। अब ये मसला ये है कि बाकी जो दुनिया जो इतनी आदत पड़ी हुई है उनको कि नेटो के साथ जाएंगे तो जंगे लड़ेंगे तो फलां से डॉलर आएंगे तो फलां, वो दुनिया को डिसाइड करना है भाई कि क्या करना है आपने। और अमेरिका का ट्रस्ट, अमेरिका को एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत खौफनाक हुआ ना कि भाई आपने आप कोरिया से कह रहे हैं कि यार कोरिया जो है वो हमें पैसे देगा, वो हमें पैसे दे क्योंकि हम तो उसकी हिफाजत कर रहे हैं इतने सालों से। वो यानी कोरिया जो है वो दोस्ती ना कर ले चाइना से आपको पैसे देने के बजाय। या ये है कि आपने यूरोप से कह दिया कि भाई हमें क्या पता, नेटो ने किया था, स्लीपी बाइडेन जो है ये करता रहा है, मैं तो यानी स्लीपी बाइडेन के इशू नहीं है, इशू है अमेरिका का। अमेरिका से बात हुई है ना, तो अमेरिका स्लीपी बाइडेन तो स्लीपी बाइडेन नहीं है, तो आप आ गए तो अब आप करें मामला को ठीक। तो वो जो है वो ब्लिंक कर गए इस पूरे प्रेशर में, वो ब्लिंक कर गए। और प्रेशर इतना शदीद आया रिपब्लिकन्स का भी, स्टॉक मार्केट्स का भी, सारा हर तरफ से प्रेशर आया कि जी आप जो है ये टैरिफ को ख़त्म करें। अच्छा उन्होंने कहा कि ये हमसे चूँकि रिस्पेक्ट से बात नहीं की, तो रिस्पेक्ट से तो ईयू ने भी नहीं की थी, ईयू ने भी तो कल टैरिफ आयद कर दिए थे, लेकिन ईयू का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा हटो बचो करके निकलो, लेकिन अब मार्केट खुली है फिर नीचे, अब देखते हैं कि शाम तक क्या हालात होते हैं। अच्छा इसी पूरी पिक्चर में ये ज़हन में रखें कि अमेरिका मखरूज है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये बात बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया का चंद बड़े मखरूज मुल्कों में से एक है। अमेरिका पैसे देता रहता है लेकिन उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। जंगें, ये कार्टल्स, ऑयल कार्टल्स, ये बरस की ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ये हर सारा कुछ कर करा के आखिर में वो फंस चुका है। ये IMF, ये फलाना, ये जो डिबेटिंग क्लब्स बने हुए हैं उसकी बड़ी वहाँ पे बातचीत होती है जी, वो पेरिस में फलाना क्लब है, तो ये सारा जो ये मामलात हैं सारे, तो ये उसके नतीजे में ये एक करप्ट सिस्टम में वो फंस के अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज हो गया और वो दूसरे मुल्कों को भी मकरूज करता है। और उसका जो कर्जा है सबसे ज़्यादा तो वो पहले तो अच्छा चाइना का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाइना अमेरिका से जो चीज़ें अमेरिका से उसने बेची फ़रोख्त की तो उसने वहाँ से प्रॉफिट अपने मुल्क में नहीं लेके गया। चाइना जो पैसे बनाए, यानी चाइना ने वहाँ पे कुछ बेचा और पैसे आ गए, तो चाइना ने वो वहाँ से डॉलर्स अपने यहाँ ले जाने के बजाय उन्होंने जो है वहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद ली। अच्छा सादा से अल्फाज में ट्रेजरी बॉन्ड ये हैं जिनको टी बॉन्ड्स भी कहते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड ये होते हैं कि जी मैंने किसी से कर्जा लिया और उसको एक पर्ची दे दी, वो बॉन्ड है। यानी मैंने मिसाल के तौर पे 1000 रुपया किसी से लिया और 1000 रुपये की मैंने उसको एक पर्ची दे दी, और वो पर्ची ये है कि भाई आपको मैं हर 6 महीने के बाद इस पे 15% आपको सूद मिलेगा, और अगर आप उसको साल के लिए रखें, 2 साल के लिए रखें, 10 साल के लिए रखें तो ज़्यादा मिलता रहेगा। और आखिर में जब भी आप चाहें तो इस बॉन्ड को 1000 रुपये का जो बॉन्ड है उस 1000 रुपये का ही ले जाएं वापस आप, यानी 1000 रुपये आपके ओरिजिनल रहेंगे। यानी मैंने किसी से सादा जैसे जो कर्जे का एक तरीका होता है सूद पे कर्जा लेना, उसको बॉन्ड को ट्रेजरी बॉन्ड बना देना। आप उससे सामने वाले से कर्जा लिया और कर्जा लेके उसको पर्ची थमा दी, और पर्ची थमा के कहा कि भाई हमने बॉन्ड फ्लोट कर दिए पाकिस्तान ने, सर बॉन्ड निकाल दो, फलां बॉन्ड निकाल दिए दुनिया भर से। वो एक्चुअली हम कर्जा ले रहे होते हैं, लोगों से कर्जा ले रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं उनसे कि आपको हम सूद देंगे भाईजान, ये कर्जा हमारे बॉन्ड पकड़ लो। लोग बॉन्ड ले लेते हैं, उनका असल पैसा जो है वो अपनी जगह रहता है। अब ये हुआ कि उनके बॉन्ड भी गिरना शुरू हो गए। अच्छा जब बॉन्ड्स नीचे गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया ये देख रही है कि ये तो महफूज तरीन, ये तो सेफ हेवन है पैसे का। अमेरिका के अंदर मतलब हमने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, मतलब हमने कहा कि भाई फर्ज करें $1000 का बॉन्ड मैंने लिया हुआ है और मैं सोच रहा हूँ यार मुझे ये 15% इसके ऊपर सूद मिलेगा घर बैठे बैठे, और जब मैं जो जाएंगे 1000 पाउंड निकाल लूँ। अब बॉन्ड ही गिर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि पूरी मईशत, लोगों की पेंशन, लोगों की रिटायरमेंट फंड, लोगों ने कुछ सोचा हुआ है आगे का, ठीक है, तो मतलब है कि वो बॉन्ड गिरने शुरू हो गए उनके। और ये ज़हन में रखिए कि अमेरिका मकरूज है। अच्छा चाइना जो है वो उसने ये किया कि जब तिजारत स्टार्ट हो गई WTO में चले गए। 9/11 के फ़ौरन बाद 2001 में 2 वाक़यात हुए हैं ना, एक तो ये कि 9/11 हुआ, उसके 1-2 महीने बाद चाइना WTO का हिस्सा बन गया, तो फ्री ट्रेड है कि ये सारा।
अच्छा उस वक्त ये बड़ी बेचारगी का, और अमेरिका वगैरह बड़े बेचारे यार, गरीब लोग हैं, इनको ले लो यार, चलो ठीक है इनके। अच्छा उनका उस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है, मैं वो कल दिखाऊंगा आपको। वो कहते थे कि चाइना को WTO में ले आओ, यहाँ जमहूरियत लाएंगे हम। इराक, अफगानिस्तान, आगे पीछे मुल्कों में चाइना को भी डालते थे। वो कहते हैं ये जमहूरियत हम लेकर आ जाएंगे, ये अपनी हमारी जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं वो उनके साथ हम चाइना को लेकर आएंगे, वहाँ पर इलेक्शन होंगे, वहाँ पर जमहूरियत आएगी। जैसे अफगानिस्तान में ला रहे थे ना, इराक में ला रहे थे, तो चाइना के बारे में यही बात होती थी। 2001 दिसंबर में जब ये WTO का हिस्सा बना है चाइना। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि अच्छा अब तो चाइना ने तिजारत शुरू की, चाइना उनके ट्रेजरी बॉन्ड लेता रहा, यानी अमेरिका ने कर्जा लिया हुआ चाइना से। चाइना ने अपने पैसे निकालने के बजाय वही उन्हीं पैसों के बॉन्ड ले लिए, यानी अमेरिका से उसने कहा कि आप हमें सिर्फ सूद दिया करें, और जो सूद है वही इतना ज्यादा है कि वो चाइना दुनिया भर में जगह 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 इन्वेस्ट कर रहा है, बेल्ट एंड रोड पे, प्रोजेक्ट्स पे, अपनी इकोनॉमी पे, आगे पीछे। लेकिन वो अमेरिका के साथ जितनी तिजारत थी उसके अमेरिका को वो कर्जा देता रहा, और कर्जा कैसे देता रहा कि उनके बॉन्ड खरीदता रहा। ठीक है, ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, टी बॉन्ड्स कहते हैं, उसका नतीजा ही निकला कि सबसे ज्यादा उनके पास चले गए 2011-12 तक। उसके बाद 11-12 के बाद उन्होंने पॉलिसी शी जिनपिंग ने चेंज की, और उन्होंने बॉन्ड्स को फरोख्त करके उन्होंने सबसे ज़्यादा सोना खरीदना शुरू कर दिया, गोल्ड में चली गई उनकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन हैविंग सेड इट, आज भी अगर हम 6 देखें तो जापान के पास सबसे ज़्यादा, ये अमेरिका का टॉप 20 कंट्रीज होल्डिंग द मोस्ट US डेट, सबसे ज़्यादा अमेरिका ने जिन मुल्कों को पैसा वापस करना है उनमें चाइना दूसरे नंबर पे, जापान पहले नंबर पे। पहले चाइना पहले नंबर पे था। ये अमेरिका ने पैसा वापस करना है, अमेरिका ने पैसा वापस करना है, जरा सोचें। और ऐसे मुल्क भी खुश होते हैं जाके कि भाई अमेरिका से पैसे लेने, और अमेरिका ने पैसा वापस करना है दुनिया का। वो केमन आइलैंड, बेल्जियम, इधर उधर सारे, वो इसीलिए तो कहते हैं टैरिफ लगाऊंगा, ये खा गए हमें ये सारे मुल्कों से पैसे लिए हुए अमेरिका ने। अच्छा सऊदी अरेबिया का भी है, जर्मनी का भी, मैक्सिको, बेल्जियम, ये अमेरिका की जो है वो आप देखें कि उनका 8.5 ट्रिलियन, ये बिल्कुल इस स्लाइड के लोअर एंड पे नजर आ रहा है। 1/4 बाहर के जो, बाकी इंटरनल उनका डेट है, जो अंदर के बैंक्स और बाकी जो इंटरनल उनकी होती है। लेकिन ये कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका उनसे 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स का अमेरिका के ऊपर डेट है। तो अमेरिका को ये समझ नहीं आती कि वो अब कैसे वो कर्जा कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि अच्छा फिर दरमियान में इसको न्यूक्लियर ऑप्शन भी कहा गया, ये कि क्या चाइना न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ करेगा कि सारे के सारे अपने बॉन्ड्स फरोख्त कर दे, और उसके नतीजे में डॉलर भी स्टेबल रखा हुआ है चाइना ने ना, डॉलर स्टेबल रखा हुआ है कि भाई डॉलर में बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं तो डॉलर स्टेबल रखा हुआ है, गोल्ड खरीद रहा है। लेकिन ये कि फ्यूचर में वो अगर किसी वक्त भी विड्रॉ करता है तो उसका अपना भी सूद जो इंटरेस्ट लेता है चाइना, तो वो भी कम होता है। तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन अभी उन्होंने यूज़ नहीं किया। लॉन्ग टर्म उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट ख़राब हो गया कि भाई आप जो हैं वो मुल्कों के साथ दोस्ती इस बात पे करते हैं कि आप उनके साथ जो है वो ऐसे करो, इतने पैसे दो, इतने पैसे नहीं दोगे तो सबको निकाल दो, पकड़ के सबको यहाँ से निकाल दो, उनके वीज़े ख़त्म करो, ये करो ये करो। वो कह रहे हैं जी हम आपके इत्तेहादी हैं, वो हम आपके इत्तेहादी हैं, वो इत्तेहादी पैसे दो, तुम्हें इत्तेहादियों के तो नुकसान में पहुंचे। तो इत्तेहादियों ने तो खाया हमें लूट लूट के। ओ भाई देखिए ना, यानी ये अजीबोगरीब मामला हो गया। तो कोई जापान का वज़ीर आज़म फ़ोन कर रहा है, कोई कोरिया का कर रहा है, कोई फलां, कोई ये कोई वो, आगे भी ट्रम्प साहब लगे। अच्छा उन्होंने पीछे हट गए। लेकिन ये कि जो ट्रस्ट का मामला है, चाइना जो है वो आसियान और EU के साथ आज राब्ते में रहा तमाम दिन। EU के ममालिक और चाइना जो है वो एक राब्ते में रहा। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा पैदा हुआ कि क्या ट्रंप अब 75 मुल्कों के साथ 90 दिनों में कैसे बात करेंगे, अलग अलग सबसे मिलेंगे, हर मुल्क का डेलीगेशन जा रहा है, फिर आप कहेंगे अच्छा नहीं बेल्जियम पे इतना लगाओ, अच्छा EU पे एक साथ लगाना है आपने, या हंगरी कुछ और कर रहा है तो नहीं, अच्छा बरतानिया के साथ कुछ और हमने करना है और ये कुछ और करना है। तो ये तो बड़ा एक मसला हो जाएगा। तो ये अब एक तो ट्रस्ट डेफिसिट कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए कि ना की जाए। फॉरेन इन्वेस्टर्स तो परेशान हो गए कि भाई एक मिनट, ये तो पूरी मार्केट, एक मार्केट वो चेन रिएक्शन पूरी दुनिया में गया, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया की मईशत है। लेकिन यह है कि यहाँ से वो निकलने का इशू जो है कि 90 दिनों में वो क्या करेंगे, क्योंकि हर मुल्क अब ये समझ रहा है कि यार अनप्रेडिक्टेबल, मतलब लिबरेशन डे नाम क्या रखा था, यौम आज़ादी,
लिबरेशन डे, उस दिन मैं टैरिफ अनाउंस करूंगा। और टैरिफ अनाउंस करने के बाद कहते हैं कि वो अच्छा वजह भी नहीं बयान की ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वो कौन पूछे उनसे जाके कि भाई जान आपने क्या करना है और आगे का क्या प्लान है। ओके, मुल्कों के डेलीगेशन आ रहे हैं और इससे पता चला कि 75 मुल्क तो हमारे साथ हैं, चाइना के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने हमें फ़ोन किए थे। और मुझे शी जिनपिंग भी कॉल करेगा और तो बात करेगा मेरे साथ, तो मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। शी जिनपिंग कभी कॉल नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता शी जिनपिंग कॉल करें, नेवर। और ना सिर्फ ये कि शी जिनपिंग कॉल नहीं करेंगे, बल्कि ये जहन में रखें कि एक इसके लिए मैं आपको थोड़ी एक वक्फे पे जाने से पहले बात बताऊँ। एक मिनरल है एंटीमनी, पुरानी एंटीमनी, पुरानी मिनरल है और वो इस्तेमाल होती रही है अद्वियात में भी। एंटीमनी हालिया अरसे में जो है वो उसके बहुत सारे दूसरे ये 51 है गालिबन इसका जो एलिमेंट चार्ट पे इसका नंबर है। तो ये एक्सप्लोजिव्स में और मिलिट्री के जो मामलात हैं उसमें, और ये बहुत ज़्यादा एंटीमनी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये अगर देखें 14th, वाई इज़ एंटीमनी क्रिटिकल, एम्यूनिशन के लिए बहुत इस्तेमाल होती है ये, आर्मर पियर्सिंग, फिर उसके बाद मिसाइल्स में, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरी टेक्नोलॉजी में, सोलर पैनल्स में एंटीमनी बहुत इस्तेमाल होती है, ठीक है। और एंटीमनी जो है वो दुनिया में कहाँ पे है, 13वीं स्लाइड ये आप देखें ज़रा, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, म्यांमार, ये एंटीमनी जो है ये है कहाँ दुनिया में। देखिए इशू ये है कि क्या चाइना को सोयाबीन खानी है या उनको एप्पल फ़ोन बनाना है या उनको जो है वो एंटीमनी चाहिए। एंटीमनी मैंने आपसे कहा ना कि मतलब ये वो है जो मिलिट्री का काम नहीं हो सकता जिसके बगैर, क्रिटिकल मिनरल्स के बगैर। तो अब कहाँ से लाएंगे, रशिया, चाइना, यानी देखें तो सही है कहाँ पे, रशिया, चाइना, म्यांमार। भाई अब इशू ये सारा कि या तो बहुत सारी चीज़ों पे लगा दें टैरिफ, या ये कि ये रोक दें सिर्फ एंटीमनी के ऊपर लगा रहे हैं, वो रोक रहे हैं उन लोग आहिस्ता आहिस्ता करके, एक एक करके आहिस्ता 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 आहिस्ता, छोटी छोटी चुटकियाँ नहीं होती, वो चाइना कर रहा है एक क्रिटिकल मिनरल तो दूसरा क्रिटिकल मिनरल था। और वहाँ वो क्योंकि एक ट्रस्ट इतना ख़राब हुआ, इत्तेहादियों में ज़्यादा ख़राब हुआ है कि भाई हम तो साथ थे आपके, वियतनाम तो साथ था, वियतनाम के लोग, बांग्ला, मतलब लोग, मैंने कहा ना वो समझ नहीं पाए वो इंडस्ट्रीज़ का काम। अच्छा पैसा किसने बनाया दरमियान में जी, ब्रेक के बाद ये पैसा किसने बनाया कि पहले आपने कह दिया कि वो बाय कर लो, जल्दी से शेयर्स बाय करो, जल्दी बाय करो, 4 घंटे के बाद कह रहे हैं कि पॉज। तो ब्रेक के बाद और डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुफाहमत के इम्कानात हैं? कर लें बातचीत, ये आपस में ही हुकूमत का हिस्सा है और ये इतना कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में और बड़े आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने हैं रियासत ने। लेकिन ये है कि वो जो अब मैं किस पे क्या बात करूँ, इनको चाहिए आपस में जो भी करना है करें। लेकिन ये है कि जो सोशल अनरेस्ट है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, कराची में फिर डंपर वो एक इशू चल रहा है, उसको रिजॉल्व करें। फिर बाकी इलाकों के अंदर ये जो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं सारे इलाकों में, ये इनको खुद बैठ के तय करने चाहिए सबको। मैं आपको सर एक बात बताऊं कि ये अच्छा एक तो ये है कि ये प्रोग्राम स्टार्ट जब हो रहा है तो वहाँ सुबह है और सुबह का आगाज़ वहाँ पे जो है वो स्टॉक गिर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट गिरे, दिन में उठते हैं दोबारा रिकवर करते हैं, नहीं करते वो दूसरी बात है। लेकिन ट्रम्प साहब को एक खबर तो रोज़ बनानी होती है ना, तो एक खबर वो रोज़ बनाते रहे और कल उन्होंने ये खबर बना दी। अच्छा, लेकिन इसके मैंने कहा ना दूरस्थ असरात, क्योंकि एक तो ये है कि जो मैंने आपसे बात की ना कि स्टॉक के अलावा जो बॉन्ड्स गिरे हैं ना, देखिए एक स्टॉक है, स्टॉक खरीद रहे हैं लोग, बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में। बॉन्ड्स मैंने खरीद लिए तो मैंने खरीद लिए क्योंकि वो मेरा पैसा आपने देना था, या मैंने आप वो बॉन्ड्स की, बॉन्ड अपनी जगह रहेगा। $1000 का या ₹1000 का बॉन्ड है तो वो बॉन्ड है अपनी जगह, ट्रेजरी टी बॉन्ड जो होता है। अब वो बॉन्ड अगर गिरने शुरू हो जाएं तो ये तो एक इसका मतलब है कि सेफेस्ट जो इकोनॉमी है दुनिया, स्टॉक तो साइड पे करते हैं आप, टेस्ला का स्टॉक कितना है, ये स्टॉक कितना है, ये स्टॉक, उनके बॉन्ड जो गिरने लगे हैं ना, तो उसके नतीजे में वहाँ पर अगर मैं ये यूरो न्यूज़ 7 आपको दिखाऊं, ये कल इनके ऐलान होने से कुछ देर पहले
7th, why are the US Treasury bonds losing their safe haven status? सेफ हेवन है ना, अमेरिका का बॉन्ड है यार मेरे पास, डॉलर्स में बॉन्ड अमेरिका खरीदा हुआ मैंने, वो 1000 भी मिलेंगे, इतनी वहाँ से जो है वो मुझे हर महीने आमदनी भी होती रहेगी। और फिर उसके ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया था कल ऐलान होने से कुछ देर पहले कि द मैनी रीजंस यूएस बॉन्ड्स आर फॉलिंग डिस्पाइट हेवन स्टेटस। अच्छा, तो वहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अभी से कैसे निकलेंगे। अच्छा, लोगों को अब इत्तेहादी कोई नहीं है, इत्तेहादी है लेकिन हमें लूट रहा है, तो इत्तेहादियों को भी रगड़ दिया जो अच्छा रशिया के से क्या करे, और आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं दुश्मन तो चाइना है, तो खुल के सामने भी आ गए कि असल मामला चाइना का था, ये टैरिफ वैरिफ आगे पीछे कुछ नहीं, तो अब चाइना से हम करेंगे। तो चाइना और दुनिया तो हमारे साथ खड़ी हो गई आके। दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी हुई थी आके, आपके साथ खड़ी होती आके तो जब गजा में कत्लेआम के ऊपर जब अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक से पूछा जा रहा था तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती। अगर यूक्रेन जंग जब छिड़ी है तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती, दुनिया नहीं खड़ी हुई यूक्रेन पे भी और गजा में भी। तो दुनिया के मुल्क को तो आपने तिजारत में डाला हुआ है तो वो आपसे बात कर रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरा एक मेरे ख्याल से वो झटका मिला है उनको पूरा कि ये क्या हुआ अचानक, ठीक है। मतलब दूसरे तो कोस रहे हैं, अपने भी कोस रहे हैं कि हमने पैसा दिया था भाई, हमारा डुबो दिया सारा। और है भी वो न्यूयॉर्क के, भाई न्यूयॉर्क से ताल्लुक है, न्यूयॉर्क के बिल्डर हैं, तो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो है वो मतलब है कि वो, और पैसा उनको चाहिए, अपना पैसा भी बनाना है। आते ही देखें ना, अपने नाम से क्रिप्टो करेंसी और अपनी एलिया के नाम से क्रिप्टो करेंसी अनाउंस की थी ना उन्होंने, जो है वो कॉइन वॉइन अनाउंस कर दिए थे फ़ौरन, और रातों रात उसकी कीमत बढ़ गई थी। तो वो ये भी चाहते हैं कि मैं भाई आगे जाऊँ और सबसे अमीर आदमी बनूँ। अच्छा, ये तो सारा चल रहा है, तो अब देखते हैं कि आगे मामला किस तरह जाते हैं। इस्तांबुल में आज अमेरिका और टर्की के दरमियान, अमेरिका और रशिया के दरमियान मुलाकात हुई। जो मैंने कल बता दिया, हमने बात कल कर ली थी कि वो एक यानी उसका जो दोनों तरफ से डेलीगेशन है वो ज़रा कम सतह के हैं, उधर से असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उधर से उनके एम्बेसडर हैं अमेरिका के। तो जो इस्तांबुल में रशियन कौंसलेट है वहाँ पे आज मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग के बाद कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, ना कोई स्टेटमेंट जारी हुआ, ना कोई प्रेस टॉक हुई। और वो जो मुलाकात, यानी ये सऊदी अरेबिया के अलावा पहली कोई जगह है जहाँ अमेरिका की और रशिया की बात हुई है। तो अमेरिकन डेलीगेशन की गाड़ी पहले वहाँ से निकल गई, अमेरिकन डेलीगेशन पहले निकल गया, और जगह कौन सी थी? रशियन कौंसलेट। और पहले अमेरिकन उसकी गाड़ी निकल गई, और रशिया तो ज़ाहिर उन्हीं के कौंसलेट था तो वहीं रहे होंगे, एम्बेसडर बाद में निकले होंगे, लेकिन उसका एलामिया जारी नहीं हुआ। और वो टॉक्स कहीं दरमियान में रुकी हैं, आगे बढ़ी हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि इस वक्त एक अजीब सा ऐसा सिनेरियो है कि उसमें आज जो है वो इसराइल ने कॉन्टैक्ट किया है टर्की के साथ, और ये कहा है कि सीरिया के अंदर हम चाहते हैं कि मामलात को ठीक करें। वो ट्रंप ने उस दिन कह दिया था ना, अर्दोगन मेरा दोस्त है, तो आज वो बाकायदा रब्ता हुआ है और टर्की के साथ कि जी जो है वो सीरिया में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और गज़ा में आज काफ़ी दिनों के बाद खामोशियों के स्ट्राइक्स नहीं हुई, क्योंकि कल मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि कल और मुसलसल जो है वो यहाँ पे हुतीज़ ने टारगेट किया हुआ है ये रेड सी के अंदर, और वो यहाँ से नहीं जाने दे रहे अमेरिकन। अच्छा, अब यहाँ से मोबिलाइज जो किया है फ़ौजों को, तो वो क्यों किया है? तो ईरान के साथ टॉक्स होनी थी, तो ईरान जो है ये शायद ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप को यकीनन इस बात का इल्म होगा कि पिछले चंद सालों में ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये बहुत बड़ा एक अलायंस बन गया स्ट्रेटजिक लेवल पे। और ईरान जो है उसने स्टीव वित्कोफ का कहना ये है कि मेरी पिक्चर एक आनी चाहिए, ओमान में जो मुलाकात होगी, हमने कह दिया डायरेक्ट टॉक्स हैं, वो कहते हैं डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी। अब उनकी तरफ से फिर बात हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप, अच्छा स्टीव वित्कोफ चाह रहे थे कि डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, बातचीत तो चले, ओमान में एक रास्ता तो खुले, लेकिन वो डायरेक्ट टॉक्स में तो तस्वीर उतरेगी। ईरान कह चुका है कि डायरेक्ट होगी नहीं, इनडायरेक्ट टॉक होगी, और थ्रू दरमियान में जो मीडिएटर्स हैं, ओमान के हों या बाकी अरब ममालिक के हों, जो भी हों। अब यहाँ पे स्टीव वित्कोफ फंसे हुए हैं कि डायरेक्ट करनी है तो तस्वीर आए सामने, जैसे वो सऊदी अरेबिया से आई थी, रशियंस और अमेरिकन आमने सामने बैठे, इधर से एक आनी चाहिए मेरी, और वो जनाब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फंसे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि बात करो तो करो, नहीं करना तो ना आओ मान, मतलब हम तो हाजिर हैं, लेकिन आना है तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। देखें, वो कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर उस पर ना जाएं, न्यूक्लियर पे ना जाएं। अब जब न्यूक्लियर पे आप ये बात कहना ही, ये डिफरेंस कि इसका मतलब आपके साथ हमने कुछ करना है,
जब वो कह रहे हैं ईरान से, अच्छा ईरान का एक फतवा है, ईरान का फतवा जो है वो एक दे चुके हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी के, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ये हमारा जो न्यूक्लियर है ये एक पीसफुल। लेकिन ये है कि जब आप किसी मुल्क को बार बार कहते हैं ना कि वह इसराइल से भी तो कहें ना, तो बात यह है कि आप जब कहते हैं बार बार के वेपन, भाई वेपन्स का तो इस्तेमाल ही नहीं है, अभी तो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इसके पास, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं होती है इसके पास, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो अमेरिका सोच रहा है कि हाइपरसोनिक, और फिर वो जब उनका दिल चाहता है वो तल अवीव पे कभी इधर कभी उधर वो गिराते रहते हैं। और ये खबर नहीं है कि अमेरिका ने स्ट्राइक की है हुतीस पे, खबर ये है कि हुतीस ने स्ट्राइक की है अमेरिकन शिप्स के ऊपर, ठीक है ना, ये खबर है ना कि वो बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, आप स्ट्राइक कर रहे हैं, वो स्ट्राइक, मतलब ये तो एक अजीब सा बन गया ना सिलसिला। अच्छा, अब ये जो कुछ होना है ये अगले 1-2 दिन में होना है, क्योंकि अरब ममालिक, आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है वहाँ पे, जो मार्को रूबियो के साथ अमेरिका में, और सऊदी अरेबिया भी ज़ाहिर है पूरे रीजन में, और बहुत सारे मामला। यूएई ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक प्रिजनर एक्सचेंज हुई है अमेरिका और रशिया के दरमियान यूएई के तवस्सुत से, उन्होंने खातून को पकड़ा हुआ था कि ये खातून जो है ये जासूसी कर रही थी अमेरिका के लिए, उन्होंने जो है वो एक रशियन को पकड़ा हुआ था, तो वो आज तबादला हुआ है, तो अमेरिका और रशिया के दरमियान वो बातचीत चल भी रही है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट पुतिन को या प्रीमियर शी जिनपिंग को आप वहाँ पे स्लीपी बाइडन और ये वो ना समझें, ये पूरा एक जो है ना, ये स्ट्रेटेजिक थिंकर है इस दौर के ना, ये थिंकर्स हैं, लंबी प्लानिंग आगे कैसे करना है, और ये करप्शन इन्होंने फारिग की है अपने मुल्क से, करप्शन फारिग करके रूल्स को लेकर आए हैं सारे, और मुल्क को स्ट्रॉन्ग भी किया है। और फौजें जो हैं वो पीस की सबसे बड़ी फौज है इस वक्त PLA, लेकिन ये है कि वो लड़ाइयाँ तो नहीं कर रही ना, वो जब चाहते हैं घेर लेते हैं, जब, लेकिन वो ये नहीं है कि जगह जगह बेसेस नेटो की तरह फलाना तुमने हमें पैसे दिए थे ये करो फलाना, वो बेल्ट एंड रोड बना रहे हैं स्टेबिलिटी पीस के लिए। अच्छा, तो वो जो आपका एक मोटिव होता है ना कि आपका कहना क्या है, कहना ये कि जी वो जंग चुके छिड़ गई है इसलिए फौजें उतर जाएंगी अमेरिका की, वहाँ पर ये है केमिकल वेपन्स हैं, ये है फलाओ, एक आपने तमाशा लगाया हुआ है, तो उसमें फिर आपकी मुल्क मजबूर हो जाते हैं कि आप आपसे असला खरीदें। अच्छा, अब मसला ये है कि वो ये जो ईरान के साथ टॉक्स होनी है, ये टॉक्स भी कहीं दरमियान में, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चक्कर में, और यहाँ पर ईरान झुकने को तैयार नहीं हो रहा। उन्होंने बात की ना कि स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, हमला कर देंगे ईरान पे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि ईरान के पीछे जो है वो चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया ये बिल्कुल साथ खड़े हैं, और अरब मुल्क दरमियान में नहीं आएंगे, क्योंकि इशू जो है वो गज़ा का है। गज़ा का कत्लेआम जारी है, और उस कत्लेआम को 2 रियासतों की तरफ अगर वो नहीं जाते, जो उन्हीं का प्लान है, अमेरिका ये छोड़ दें, वो स्लीपी बाइडन का था, किसका था, आपका प्लान था, और आप हट जाएं बीच में से, तो फिर दुनिया को तय करने दें। और दुनिया इतना ज़्यादा जो आज़ाद खुद मुख्तार कौम है वो इतना ज़्यादा मुतासिर भी नहीं हो रही। ये तो देखें ना, लोग जॉर्डन ने पीस अकॉर्ड किया था, उन्होंने किया था, नहीं बन रहा तो नहीं, मुल्क आगे निकल जाते हैं। इशू ये सारा कि ये इनको यहाँ पर कम से कम अब अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए, सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी, वो तो उनके बगैर भी बन जाएगा ट्रम्प साहब के, लेकिन यह है कि क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए सबसे पहले जो ये करेंगे, और करना पड़ेगा, इन्होंने फिर दोबारा कहा कि वो हमारी बात ईरान नहीं सुनेगा तो हम नेतन्याहू से कह देंगे। अच्छा, नेतन्याहू से कह देंगे, खुद नहीं आएंगे, नेतन्याहू से कहेंगे वो ईरान से। ओ भाई, वो नेतन्याहू यानी वो तो बस के नीचे फेंकने के लिए हम नहीं कुछ करेंगे, हम नेतन्याहू से कहेंगे तुम ईरान से लड़ो। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा रात को ना, उन्होंने कहा कि ईरान से टॉक्स हो रही है, उन्होंने कहा बिल्कुल टॉक्स हो रही है, डायरेक्ट टॉक्स हम चाहते हैं, और हम जो है वो चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम नेतन्याहू से इसराइल से कहेंगे वो ईरान से लड़े। तो ओ भाई, मसला ये है कि मैंने कहना है कि अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती। ये भी एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि अमेरिका ने पिछली कई दिहाइयों से, आप इसको शुरू करें कोरिया से, वियतनाम, मतलब कोई जंग जो है वो अमेरिका ने जीती नहीं है आज तक। तो बात यह है कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, और अब एक बड़ी शिकस्त सर पे है जो कि नेटो की सूरत में, और साथ ही आपने अपने इत्तेहादियों को पूरी दुनिया में डरा दिया, ब्लैकमेल कर दिया, उनको धमका दिया कि तुम हमारे इत्तेहादी हो, नहीं हो तुम नोच के खा रहे हो, ये पैसे जो हम तुम्हें दे रहे हैं साउथ कोरिया को, ये साउथ कोरिया अपना मामला खुद हल कर लेगा नॉर्थ कोरिया के साथ और चाइना के साथ। तो ये मेरा ख्याल है ये जो 90 दिन है, इन दिनों में भी बहुत कुछ सामने होगा
दुनिया में तलातुम बपा होंगे, मईशतें, सिस्टम्स आगे पीछे वो सारे देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे में ये जो एक टर्मोइल पूरी दुनिया में आ गया था अचानक, ये मईशतें पूरी हिल गई थी पूरी दुनिया की, तो आज लोगों ने ज़रा सुकून भी लिया है कि हमारी फैक्ट्रीज तो चल रही हैं, हमारा काम तो चल रहा है, हमारा टेक्सटाइल तो वहाँ जा रहा है, तो ये अच्छी खबर भी है दुनिया के लिए। लेकिन आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज क्या दिया। जी बहुत शुक्रिया। ऑयल की कीमत और गिर रही है, वो भी नहीं खड़ी हो रही है, स्टॉक पे गिर रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।